अच्छा, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ साफ है तो कोई बात नहीं, मेरे उसमें कुछ गड़बड़ होगी। एक तो मैं प्रलेस घाटशिला को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज पाश के 17वें जन्मदिन पे जो एक कहना चाहिए कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का हिंदुस्तान के स्तर का एक योगदान किया है। ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। आजकल हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, इसलिए फिजिकल मीटिंग कहीं कर नहीं सकते किसी भी जगह। हालांकि पाश के अपने जहाँ पे पाश का जन्म हुआ था, जिसका आपने जिक्र किया शेखर जी ने, तलवंडी सलेम, उसका नाम सलेम नहीं, तलवंडी सलेम है। और वो तलवंडी सलेम नकोदर टाउन पास जिला। तो अभी मेरी वहाँ बात हुई थी मेरे भाई से। पाश का वहाँ पे अभी क्या हाल, परिवार सारा बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है। और वहाँ पे पाश के नाम पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, पाश लाइब्रेरी। एक पाश करनाल में भी बनाई गई थी, और जो बहुत ही सक्रिय और बड़े अरसे तक वहाँ पे कार्यक्रम भी होते थे, तमाम चीज़ें होती थी। आजकल उस लाइब्रेरी की स्थिति थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति में है। तो मैंने मैंने सच्ची बात ये है कि पाश की हत्या के बाद मैंने आज समझ लीजिए कि 12 और 20 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। 23 मार्च 1988 जब उनकी हत्या हुई, शारीरिक रूप से हमसे छीन लिए गए खालिस्तानियों द्वारा, तब से मैंने बहुत से कार्यक्रम हमने उनके जन्मदिन पर किए हैं। मैंने बल्कि कहना चाहिए कि उस वक्त पंजाबी के ही हमारे एक और बड़े प्रसिद्ध कवि अमरजीत चंदन ने ये एक आह्वान किया था कि पाश के जन्मदिन को हम लोग कविता दिवस के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में। और हालांकि वो लंबे समय तक वो चला नहीं उस तरीके से, लेकिन ये ज़रूर है कि 9 सितंबर को पाश की स्मृति में देशभक्त यादगार हाल जालंधर में बहुत सालों तक पाश मेमोरियल ट्रस्ट बन गया था। पाश मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट बन गया था। तो उसमें पाश के परिवार के लोग भी थे और थोड़े उनके विचारों के साझेदार लोग भी थे। और उसका सबसे पहला कार्यक्रम 9 सितंबर 89 को, माने एक साल बाद, यह कहना चाहिए कि पाश की हत्या के 6-8 महीने बाद, बहुत ही बड़े स्तर का कार्यक्रम जालंधर में देशभक्त यादगार हाल में हुआ था। और सैकड़ों की तादाद में लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। और हिंदी से उस समय बाबा नागार्जुन वहाँ पे पहुंचे थे। और शहीद भगत सिंह के साथी जयदेव कपूर, जो उन दिनों हरदोई में रहते यूपी में, वो भी पहुंचे थे। और उस समय हमारे पंजाबी के ही अपने बहुत वरिष्ठ लेखक प्रिंसिपल सुजान सिंह वो जीवित थे। और वो भी, ये 3 बुजुर्ग लोग उस समय, आज मैंने कुछ चित्र उनके डाले भी हैं, मैंने फेसबुक पे तो डाले हुए हैं, और थोड़ा सा शायद व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको डालने की। तो वो सारे वो कार्यक्रम 4-5 घंटे का पूरा एक रिकॉर्डेड क्रम भी था उस समय। और हिंदी जगत से उस समय अरुण प्रकाश पहुंचे थे, हमारे बीच नहीं है। उसमें वीरवार तलवार भी पहुंचे थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल भी पहुंचे थे, और तमाम लोग जो है, मैंने आंध्र प्रदेश से भी लोग पहुंचे थे, तेलुगु भाषी। तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आयोजन हुआ था। तो वो उसमें पाश की स्मृति में एक पुरस्कार भी स्थापित किया गया था, जो बहुत साल तक बहुत सारे पंजाबी के जो वरिष्ठ लेखक थे, उनमें बहुत सारे लोगों को वो पुरस्कार मिला। सुरजीत पात्र को, वरयाम संधू को, और बहुत सारे लोककार को, वगैरह वगैरह, संतोष सिंह धीर को। तो वो कार्यक्रम कई साल तक, वो कार्यक्रम लगभग मैंने 4 बार वो किया, मैंने कुछ वर्षों के गैप से। सबसे पहला का 1999 में किया, 89 में। फिर दूसरा कार्यक्रम 93 में,
वो भी एक बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश से ज्वालामुखी पहुंचे, तेलुगु के क्रांतिकारी कवि, और हमारे हिंदी से राजेश जोशी उसमें पहुंचे हुए थे, रंजन पहुंचे हुए थे, प्रोफेसर ओपी गरेवाल पहुंचे हुए थे। कहना चाहिए कि एक हिंदी जगत में जो पाश की लोकप्रियता थी, वो इस तरह से स्थापित हुई। मैंने 23 मार्च 1988 को जब पाश की हत्या हुई, तो उसी वक्त हमारी ज्ञान रंजन जी से बात हुई, पहल का संपादन करते थे। 13 माने 79 में तो उन्होंने पहल 13 का अंक निकाला था, स्पेशल इशू विशेष अंक निकाला था। उसमें पहली बार उन्होंने पाश की 10-12 कविताएं छापी थी। उसमें पंजाबी के कुछ और कवियों की कविताएं भी छापी थी, लेकिन पाश की भी 10-12 कविताएं। तो 79 से ही कहना चाहिए कि हिंदी जगत का परिचय पाश से हो गया था, मैंने ज्ञान रंजन के माध्यम से, पहल के माध्यम से। और उसके बाद से जब 88 में उनकी हत्या हुई, तब ज्ञान रंजन जी ने फिर कहा कि हमें पाश विशेष सामग्री जुटानी है, और वो फिर और समझ लीजिए कि वो अंक जो है 6 महीने के अंदर अंदर, मेरे ख्याल में 23 मार्च 88 को पाश की हत्या हुई, और मैंने सितंबर तक आते आते उसी 88 वो अंक आ गया था। आप में कई लोगों के पास शायद होगा, मेरे पास भी उसकी प्रति संभाल के रखी है। ये जो मेरे पीछे आप पाश का चित्र देख रहे हैं, ये अमरजीत चंदन का खींचा हुआ चित्र है। इसके ऊपर पाश की कविता भी अंकित है, और इसी चित्र को पहल के फ्रंट पेज पे उन्हें छापा था ज्ञान रंजन जी ने। तो ज्ञान रंजन जी खुद उसमें 93 वाले कार्यक्रम में जब आए, तो मैंने वो पहल वाला जो अंक है वो सबके सामने रखा था। एक से ये हो गया था कि पंजाब का माहौल उन दिनों काफ़ी खतरनाक था। मैंने खालिस्तानियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा था उस समय, और पाश चूंकि मैंने अमेरिका जाना, उनका एक कारण यह भी क्योंकि वो मैंने अमेरिका जा चुके थे कई साल पहले, क्योंकि वो खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर उस वक्त आतंकवाद का बहुत जोर था। मजदूरों को, बिहार यूपी के मजदूरों को पाश में रोपड़ के करीब ला गया था। हमारे पंजाबी के बहुत सारे जो क्रांतिकारी हमारे मित्र थे, उनको मार डाला गया था। दीपक धवन और दर्शन कनेडियन और कितने ही वाम आंदोलन के कार्यकर्ताओं को मार डाला गया था। और उस समय मैंने पाश बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और हांक नाम की एक पत्रिका, वो मैंने 1978 के आसपास एक अपने गांव के ही पास, उनका गांव तलवंडी सलेम है, तो तलवंडी सलेम के पास उग्गी नाम का एक और गांव है। उग्गी गांव में वो मैंने पाश की, तो ये थी, थोड़ा सा आपने उनके जीवन के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, दोहराव करने से बचने के लिए। तो मैंने पाश का जन्म जैसे 50 में आपने बताया, तो पहली कविता उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लिख दी थी, 65 में। और उसमें 15 वर्ष की उम्र में ही वो नौजवान भारत सभा में, मैंने जो सीपीआई का संगठन था, उसमें सक्रिय हो गए थे। और वो जालंधर में देशभक्त यादगार हाल में कामरेड चैन सिंह चैन थे, वो उसी इलाके थे, और उनके भी काफ़ी करीब आ गए थे पास। बहुत छोटी उम्र थी, आप जानते हैं। और 67 में तो जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, तो पंजाब नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव में भी आ गए थे। उसमें पंजाब के लगभग बहुत सारे जो लेखक सक्रिय कार्यकर्ता थे, सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे, वो सब के सब पे ऊपर नक्सल आंदोलन का प्रभाव पड़ा। लाल सिंह दिल हों, दर्शन खटकड़ हों, नहलवार भी हों, अमरजीत चंदन हों, व्यायाम संधू हों, अजमेर औलख हों, जो आज बहुत बड़े नाम हैं पंजाबी के, वो सब के सब उसने उस आंदोलन से प्रभावित हुए। और पाश को मैंने पाश किसी भी उस तरह की पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल नहीं थे, वो सिर्फ सांस्कृतिक मोर्चे पर ही
सक्रिय थे, अपनी कविताएं लिखते थे या जो भी कुछ वो लिखना था वो लिखते थे। फिर भी उनको एक झूठे केस में फंसाकर 1969 में, आज जानते हैं अब तो हिंदुस्तान में झूठे केसों की बात है। अब तो हिंदुस्तान का कौन कौन त्राही त्राही कर रहा है। इस तरह के तमाम तरह के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, सुधा भारद्वाज को, आनंद तेल तुंबड़े को, मैं किस किस का नाम लूं, कहते हैं सब कि किस से पकड़ करके जेलों में बंद किया जा रहा है। वो केस बना बना के उनके ऊपर वो सब किया जा रहा है। कबीर कला मंच के सांस्कृतिक साथियों को भी कल परसों ही पकड़ के गिरफ्तार किया है, जो कि पाश के भी गीत गाते हैं और भगत सिंह के भी गीत गाते हैं, भगत सिंह तू जिंदा है। तो वो सारे गीत कबीर कला मंच के लोगों ने ही लोकप्रिय किए हैं। आज उन सबको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। तो मैंने स्टेट जितनी आक्रामक आज है, उसमें स्टेट अपनी तरफ से उतनी आक्रामक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी आक्रामक थी। खालिस्तानी तो और भी आक्रामक थे, व्यक्ति हिंसा कत्लेआम में सबका उनका वो था। तो उस समय 69 में उनको एक झूठे केस में फंसा के जेल में बंद किया गया। और उसी वक्त 1970 में जेल में जब वो थे, जेल में रहते हुए ही गुरशरण सिंह, जिनको हम भाजी गुरशरण कहते हैं पंजाब में प्यार से, और जो बहुत बड़े नाटककार थे हमारे पंजाब के, और वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। तो बलराज साहनी उनके घनिष्ठ मित्र थे इप्टा के साथ, और बलराज साहनी उनके पास आते थे, रुकते थे। दोनों मैंने भाखड़ा नंगल डैम में इंजीनियर थे गुरशरण सिंह, जिसमें खुर्शीद वगैरह बुल्गान वगैरह भारत आए हैं। तो उस समय उन्होंने इप्टा का कार्यक्रम भाखड़ा नंगल में जवाहरलाल नेहरू के सामने और खुर्शीद वगैरह के सामने किया था। गुरशरण भाजी ने, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। वो गुरशरण भाजी इस आंदोलन में थोड़ा वामपंथी आंदोलन में बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। और उस बल्कि अमरजीत चंदन को जो पहली उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो गुरशरण भाजी के दफ्तर में अमृतसर में हुई थी, जब वो वहाँ पे बहुत बड़े इंजीनियर थे। वो तो उनके दफ्तर से अमरजीत चंदन को गिरफ्तार किया गया था। तो लेकिन गुरशरण भाजी ने बलराज साहनी के साथ अपने दोस्ती के चलते, और बलराज साहनी भी बहुत भावुक रूप से जुड़े हुए थे पंजाब से। वो तो पंजाब आते थे, मेले में जाते थे। एक तलवंडी सलेम नहीं, एक दूसरी तलवंडी है, तलवंडी साबो, बहुत मशहूर तलवंडी है। तो गुरबचन सिंह भुल्लर हमारे उसमें जो पंजाबी के बहुत बड़े लेखक हैं, वो भी उनके बलराज साहनी के बहुत करीबी दोस्तों में थे। और वो चादरा पहन के, पंजाबी चादरा पहन के, वो अपना भंगड़ा वंगड़ा उसमें डालते हुए मेले में जाके घूमते थे। पंजाबी का बहुत शौक था बलराज साहनी को। उन्होंने तो हिंदी लिखना छोड़ दिया था, सारा लेखन उन्होंने अपना पंजाबी में किया। भीष्म साहनी उनके छोटे भाई, वो तो कभी पंजाबी में लिख नहीं पाए। वो बोलते पंजाबी हैं, भीष्म साहनी बोलते पंजाबी ही रहे, लेकिन उनको गुरुमुखी नहीं आती थी। लेकिन बलराज साहनी ने तो गुरुमुखी सीखी, और गुरुमुखी सीख के अपनी सारी किताबें, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, मेरा रूसी सफरनामा, इस तरह की तमाम किताबें उन्होंने पंजाबी में लिखी। वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात से इतना प्रभावित हो गए थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ विश्व भारती में कुछ समय के लिए बलराज साहनी रहे भी थे। और वहाँ पे टैगोर ने, उसमें वो अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे, और टैगोर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? तो बलराज साहनी ने कहा पंजाबी। तो उन्होंने कहा तो तुम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं लिखते? तो इतना असर हुआ कि उसके बाद से बलराज साहनी ने बिल्कुल जैसे कसम खा ली हो कि सारा लेखन उन्होंने, कुछ नाटक वगैरह भी लिखे, कई किताब पंजाबी में, काफी लोकप्रिय लेखक हैं पंजाबी के। तो बलराज साहनी की याद में, मैंने बलराज साहनी क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 73 के आसपास गुजर गए थे, तो शरण भाजी ने बलराज साहनी यादगार पुस्तकमाला, एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि सस्ते दामों में छपने वाली पुस्तक सीरीज शुरू की थी। तो पाश की पहली पुस्तक जो थी लॉ कथा, जब पाश जेल में थी 1970 में, और उनकी 20 साल की उम्र थी, तो 20 साल की उम्र में गुरशरण भाजी ने लॉ कथा बलराज साहनी पुस्तकमाला की तरफ से सीरीज में 1 रुपए में, उसमें आप 1 रुपए में उसका दाम था, 1 रुपए में छोटी छोटी पुस्तकें, वो कवियों की, अमरजीत चंदन की भी उन्होंने कई भी किताबें छपी, लाल सिंह दिल की भी छपी, इन सब की किताबें
गुरशरण भाजी 1 रुपए में निकालते थे पेपर बैग में, और से लीजिए कि लोक कथा छपते ही जैसे पंजाब की उस पे सांस्कृतिक फिजा में पाश छा गए, बुरी तरह छा गए। माने हर कोई आदमी पाश पाश जो है पढ़ने लगा, युवा व्यक्ति। और मेरी भी पहली मुलाकात पाश से 1971 में 2 साल के बाद वो झूठे मुकदमे से जब बरी हुए, तब वो जेल से रिहा होकर आए। मैंने जेल में जिस वक्त उनको लेके गए हैं, तो जेल पुलिस की कस्टडी के उनको बहुत सारी यंत्रणा दी गई। लाल सिंह को भी यंत्रणा झेलनी पड़ी है पुलिस के हाथों, संतराम उदय को भी यंत्रणाएं झेलनी पड़ी हैं, बहुत भयंकर यंत्रणाएं। पाश को भी झेलनी पड़ी। तो वो सारी यंत्रणाएं उन्होंने झेली थी, लेकिन उनके उसको दृढ़ इरादे को तोड़ नहीं सकी थी। और जब वो 1971 में जेल से छूट कर बाहर आए, तो मैंने अपने संस्मरणों में लिखा भी है कि 31 अक्टूबर 1971 को जलंधर के देशभक्त यादगार हॉल में, जहाँ पे कॉमरेड चैन सिंह चैन रहते थे, वो तो गदरी बाबाओं की याद में बना हुआ है, तो गदर पार्टी की याद में बना है। एक भी तमाम भाषाओं के ड्रामे वहाँ पे होते हैं पूरी रात के लिए। तो वहाँ पे पाश पहुंच, तो 31 अक्टूबर 1971 को केंद्रीय पंजाबी लेख सभा, जैसे आप पीडब्ल्यू कहें, पंजाब में समझ लीजिए कि पीडब्ल्यू का ही एक रूप था वो। तो उसकी बहुत बड़ी सभा हो रही थी उसमें। तो पाश उस समय उस सभा में पहुंचे, और पाश का आप सोच सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से स्वागत हुआ होगा। उसमें मुझे याद है कि पंजाबी के बहुत वरिष्ठ लेखक उसमें मौजूद थे उस सभा में, संत सिंह सेखों, जसवंत सिंह कंवल और गुरशरण भाजी वगैरह, ये सब के सब मौजूद थे। और पाश का ऐसे गर्मजोशी से वहाँ पे स्वागत हुआ, और पाश ने भी शायद उसने कुछ वहाँ पे बताया होगा, कहा होगा, या शायद कविता कुछ सुनाई होगी। लेकिन ये हमारी उन्हें पहली मुलाकात थी व्यक्तिगत रूप से। तो वो कहना चाहिए कि मैंने पाश का जो सांस्कृतिक एक जीवन है, राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन साथ साथ चलता था। वो पहले नौजवान सभा में सक्रिय हुए, बाद में नक्सल आंदोलन में आए, तो फिर वो सांस्कृतिक मोर्चे पे ही रहे। और वो सांस्कृतिक मोर्चे पे उसी दौर में साहित्य सभाएं भी बन रही थी, और बहुत सारे लोगों ने मिल के हम लोगों ने एक पंजाबी साहित्य सभ्याचार मंच बनाया। तो मैं भी उसमें शामिल था। और हम जो आज जितने पंजाबी के बड़े लेखक हैं माने जाते हैं, वो सब के सब शामिल थे उसमें। व्यायाम संधू शामिल थे उसमें, प्रेम प्रकाश शामिल थे उसमें, अजमेर औलख शामिल थे, गुरशरण भाजी थे उसमें, अमरजीत चंदन थे। ये हम तमाम लोग उस पंजाबी साहित्य सभ्याचार मंच में शामिल थे। और सुरेंद्र हेमज्योति नाम की पत्रिका थी, वो लुधियाना से निकलती थी, और उसके संपादक थे सुरेंद्र। तो वो सुरेंद्र हेमज्योति नाम से ही जाने जाते थे, वो भी उस मंच में शामिल थे। तो उन्होंने हेमज्योति पत्रिका को ही उसका मंच का एक मुखपत्र बना दिया, और उसमें पाश को भी संपादक बनाया था उसने, हेमज्योति ने। हालांकि पाश अपने वो जिसको कहना चाहिए कि सृजनात्मक कारणों से, तो वो उसके हेमज्योति के संपादन मंडल से हट गए थे, लेकिन उसमें उनकी चीजें छपती रहती थी। बाद में पाश ने खुद अपने गांव से उन्होंने स्यार नाम की पत्रिका निकाली। तो स्यार पंजाबी की पत्रिका थी, और उसमें मैंने प्रेमचंद के 3 अनुवाद मैंने जो हिंदी से पंजाबी में किए, ठाकुर का कुआं और पूस की रात वगैरह, और महाजनी सभ्यता वगैरह, ये सब पाश की पत्रिका पंजाबी में मैंने छपवाई थी। और पंजाबी स्यार पत्रिका में वो एक परामर्शदाताओं में मेरा नाम भी शायद उसमें देते थे। उसमें मेरा नाम चमनलाल प्रभाकर नाम से जाना जाता था पंजाबी में। तो उसमें वो तो स्यार पत्रिका निकाली उन्होंने, और फिर उसके बाद से पहला संग्रह उनका लौ कथा आ गया था 67 में, और दूसरा संग्रह उनका उड्डे बाजा मगर, उड़ते हुए बाजों के पूछे, ये 74 में आया, 1974 में। मैंने समझ लीजिए कि 4 साल बाद ये संग्रह उनका आया। जब वो साढ़े समय संग्रह आया, तो उसमें पाश की प्रतिष्ठा यहाँ एक और कहना चाहिए कि एक बहुत प्रखर क्रांतिकारी कवि की बनी थी लौ कथा से, लेकिन साढ़े समय विच संग्रह आने से उनकी छवि एक गंभीर, परिपक्व
कवि के तौर पर बनी, एक क्रांतिकारी कवि के तौर पे जरूर रही, लेकिन उस तरह के कवि के तौर पे बनी जो एक खाली नारेबाज, या कहना चाहिए कि खाली उस तरह की कविताएं नहीं लिखता जिसमें थोड़ा ज्यादा, जिसको कहना चाहिए कि लाउडनेस हो। तो लाउडनेस की बजाय जो कविता बहुत धीमी गति से, जिसमें ये सारी महत्वपूर्ण कविताएं जो आज हम गाते हैं, आपने भी अभी जो कविता सुनाई नागला जी ने, ये उस साढ़े समय विच संग्रह से, तो साढ़े समय विच संग्रह की कविताएं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जिसको कहना चाहिए कि अकादमिक क्षेत्रों में, माने विश्वविद्यालयों में, और जो बहुत बड़े बड़े अकादमिक लोग थे उनमें भी। तो हम लड़ेंगे साथी जैसे जो है, हम लड़ेंगे साथी, ये इस तरह की कविताएं, वो सब उससे वो हुई। और उसके बाद जो है 74-75 में, अच्छा पाश को क्योंकि पुलिस वाले जिसको लेते हैं तो उसको हर मौके पे पकड़ लेती। मैंने 1974 की रेलवे स्ट्राइक हुई, तब भी पाश को जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, आलोक धनवा पंजाबी के कवि गए थे, मैं उस वक्त शायद वहीं पे था नकोदर में, तो उस वक्त पाश और आलोक धनवा को पकड़ के ले गए थे, गिरफ्तार कर लिया था। उसमें निखिलेश्वर, आंध्रा के तेलुगु कवि जो है, वो भी पंजाब में गए थे। उसमें पूरे देश का सांस्कृतिक वातावरण ऐसा था जिसमें आदान प्रदान काफी ज्यादा होता था। माने पंजाब में, पंजाब से बाहर के कवि आते थे या लेखक आते थे, और पंजाब के कवि लेखक बाहर जाते थे, माने बंगाल हो या आंध्रा हो। तो इस तरीके से सारा आदान प्रदान चलता था। और उस समय 75 में, मैंने अभी इमरजेंसी जब लग गई थी, तो शुरू में पाश को गिरफ्तार नहीं किया गया था, और उस समय जम्मू में, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, जैसे तमिलनाडु में उस समय डीएमके की सरकार थी। दोनों जगह ऐसी थी जहाँ पे इमरजेंसी को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ने लागू नहीं किया था। कश्मीर में भी लागू नहीं किया था और तमिलनाडु में नहीं किया था। तब फिर उनकी सरकारें तोड़ के राष्ट्रपति राज स्थापित करके तब इमरजेंसी की जो सख्तियां हैं वहाँ पे लागू की गई। तो पंजाब के कई लोग जो है वो जम्मू में, उसमें एक पंजाबी लेखक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें पाश ने वहाँ कविताएं पढ़ी और खूब एक जबरदस्त किस्म का भाषण भी दिया इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ। और उसमें संत सिंह सेखों जैसे बड़े वरिष्ठ लेखक भी मौजूद थे। तो लेकिन जब पंजाब लौटे तब फिर पाश को, उसमें पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तब को गिरफ्तार करके फिर जेल में डाला गया। तो इस तरीके से उनका जेल में आना जाना तो लगा ही रहता था। तो वो उसके बाद से, इमरजेंसी के बाद से बाहर, तो 78 में उनका तीसरा काव्य संग्रह छपा, जो बहुत ही चर्चित हुआ। मैंने दूसरा, पहला लौ का था, दूसरा उड़दे बाजा मगर, तीसरा था, मैं शायद बीच में कंफ्यूज करके उसका नाम बोल गया था, तीसरा असल में 78 में साढ़े समय विच, हमारे समय में ये संग्रह छपा 1978 में। उसके बाद से उनके पाश के जीवन में उनका कोई संग्रह और नहीं छपा। मैंने 78 से लेके 88 के बीच उनका कोई और संग्रह नहीं छपा। जो भी संग्रह पंजाबी में भी छपे वो सब पाश की शहादत के बाद ही, 88 के बाद ही जो है उनकी बाकी हुई कविताओं को इकट्ठा करके छापा गया। लेकिन पाश के अपने जीवन काल के जो 3 संग्रह हैं वो यही है, उड़दे बाजा मगर और साढ़े समय विच। और साढ़े समय विच के दौर तक आते आते पाश ने, जिसको कहना चाहिए कि वैचारिक रूप में बड़ी थोड़ी यात्राएं की। मैंने कहना चाहिए कि पाश भयंकर रूप से पढ़ाकू कवि थे। एक अपने गांव में उन्होंने अपने ही खेत में, उनके खेत के नीचे, हम लोग तो पंजाबी में उसको भोरा बोलते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जमीन के नीचे आप कुछ बना लेते हैं जिसका ऊपर से पता नहीं होता कि जमीन के नीचे बना हुआ भी है। तो वो उस तरीके से पंजाबी में हम भोरा बोलते हैं। तो उसने भोरा बनाया हुआ था। एक तो वो बहुत ठंडा रहता है, गर्मी में बहुत ठंडा रहता है, और उसे पाश ने अपनी एक तरीके से लाइब्रेरी बनाई थी, और वहां पे बैठ के वो दुनिया भर का साहित्य, मैंने क्रिएटिव साहित्य, साथ में पोलिटिकल लिटरेचर भी सारा पढ़ते थे।
और वहीं पे वो रजनीश को भी पढ़ा उन्होंने और ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा। और एक दौर था जब वो थोड़ा ट्रॉट्स्की से प्रभावित भी हुए, ट्रॉट्स्की से, और कुछ कविताएं उनकी कामरेड से बातचीत जो है, कामरेड ना गलबात, ये कुछ हद तक उसका प्रभाव भी देती है। लेकिन वो ट्रॉट्स्की के प्रभाव में बहुत देर तक नहीं रहे, उसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। और फिर वो अपने ही पारंपरिक रूप में जो उनका मार्क्सवाद और क्रांतिकारी लेनिनवाद के प्रति उनका था, उसी पे वो रहे कायम। और उसी बीच 82 उसी 80 के बाद जो है पंजाब में भिंडरांवाले का खालिस्तान का दौर असल में शुरू हो गया था। तो इमरजेंसी हटने के बाद 77 के बाद जो है और उनके पास के तीसरे काव्य संग्रह आने के बाद तो कुछ कुछ सुगबुगाहट होने लगी थी। और 1979-80 में पंजाब के बहुत लोकप्रिय छात्र नेता प्रीतिपाल सिंह रंधावा, जो पंजाब स्टूडेंट यूनियन के एक कविता भी लिखी, तो उनकी हत्या कर दी थी खालिस्तानी माइंडेड अकालियों ने। मतलब उस समय खालिस्तान उतना नहीं था, लेकिन एक तरीके से कहना चाहिए कि अकाली माइंडेड लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी उनके घर में। और उससे बाद से पंजाब में फिर एक कहना चाहिए कि खालिस्तान का एक शुरू दौर होना हो गया था। और चलते फिर आप जानते हैं कि बड़ी घटना के 84 में गोल्डन टेम्पल की घटना हुई और उसके बाद से दिल्ली का विरोधी हत्याकांड हुआ। और इन दो वजहों से वो खालिस्तान के मूवमेंट को शय मिली। माने ये दो घटनाएं अगर ना होती तो पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन जो है उतना जोर नहीं पकड़ सकता था। माने अगर गोल्डन टेम्पल को ही हमला ना करके किसी और तरीके से उसका किया जाता हल तो भी नहीं होना था। और जिसका सीधा दुष्परिणाम ये हुआ था कि गोल्डन टेम्पल का बदला चुकाने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो सिख विरोधी दंगे हुए दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में, तो उससे खालिस्तान की आंदोलन को एक बहुत जो है, और उसका सीधा निशाना वामपंथी आंदोलन बना। मैंने सबसे उसका ये था कि वामपंथ जो है वो स्टेट के अत्याचार का भी विरोध करता था। जो गोल्डन टेम्पल पे भी हमला हुआ उसका भी किसी वामपंथ ने समर्थन नहीं किया था। और दिल्ली के सिख विरोधी दंगे का तो बिल्कुल ही नहीं किया था, बल्कि वो सब आगे बढ़ के उसको बचाने में लगे हुए थे। और जो कांग्रेसियों ने किया उसका भी वो कर रहे थे, और जो ये सब हो रहा था। लेकिन खालिस्तानियों के नाम में फिर वामपंथी सबसे बड़े निशाना बने। तो उसमें सीपीआई के भी लोग, सीपीएम के भी लोग, एमएल के भी लोग, जयमल पड्डा, दर्शन सिंह कैनेडियन, मैंने अर्जुन सिंह गड़गड़, दीपक धवन, बहुत सारे लोगों को उस तरीके से तय गए। और साधारण लोगों की तय की। मैंने पंजाब यूपी बिहार के मजदूरों की कई मैंने 40+ की उसमें मास हत्याएं भी की गई। तो वो सब जो था, तो पाश उस सब जो है जिसको कहना चाहिए कि बहुत जम के विरोध कर रहा था। लेकिन उसी के कारण उसको धमकियां भी लगातार मिल रही थी उसकी हत्या की। और उसमें जयमल पड्डा की हत्या हो भी चुकी थी। तो उस समय उसको कहा गया कि तुम जो है, उस पाश की बहन अमेरिका में रहती थी, तो वहाँ पे उसको पाश की शादी 1978 में हुई। और विंकल जिसका आपने जिक्र किया वो 80 में या 81 में पैदा हुई। और 7 साल या 8 साल की उम्र में उसके पिता उससे छिन गए। और आज सबने पढ़ा, असल में ये जो लेख आपने हिंदी में किया शेखर जी, यही लेख मराठी में हमारे मराठी के साथियों ने, डॉक्टर श्रीधर पवार ने वहाँ पे मराठी में किया। और महाराष्ट्र टाइम्स जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध अखबार है, तो महाराष्ट्र टाइम्स के डिजिटल एडिशन में ये मराठी में भी छपा। तो मैंने आज जिसको कहना चाहिए, और आज सुबह ही मैंने वहाँ तो उसमें 8 तारीख की शाम थी अमेरिका में, मैंने विंकल से भी बात की। मैंने विंकल से लंबी बात की। मैंने बहुत, मेरा आज मन कर रहा था कि मैंने कहना चाह रहा था। और पाश की पत्नी राजविंदर कौर, उनको रानी कहते हैं हम सब लोग, तो रानी से भी बात की। तो लंबे समय तक बात की। तो अब तो विंकल के 2 बेटे हैं। मैंने विंकल का एक बेटा 9 साल का है, पाश तो नाना होते आज, और एक 7 साल का बेटा है। तो मैंने कहा कि आज जो है आप बच्चों के साथ जैसे
पाश आपको खिलाते थे, माने गोद में खिलाते थे, तो आज आप घर में केक भी काटना है, सेलिब्रेट भी करना है, और पाश के नाम पे आपको पूरा, और उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। तो मैंने शाम के वक्त में या दोपहर के वक्त में, तो वहाँ पे तलवंडी स्लैम में भी बात की उनके मौसेरे भाई से, तो वहाँ भी उन्होंने भी कहा कि सेलिब्रेट, मैंने मिठाई भी बांटेंगे और ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे कोरोना की वजह से, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट करना जरूरी है, भले ही 38 साल की उम्र में खालिस्तानियों ने पाश को हमसे छीन लिया, लेकिन पाश तो आज भी जिंदा है। मैंने आज पूरा देश जो है, हम लोग पूरी दुनिया में पाश को मना रहे हैं। ना भगत सिंह कभी मरा और ना पाश कभी मरा। तो मैंने एक बड़ा, मैं आपको दिलचस्प बताता हूँ कि ये वो थोड़ा मैंने शायद अपने कहीं लिखा भी है। शिव बटालवी जो है वो पाश के समकालीन में थे। तो शिव बटालवी पंजाबी के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। माने जो पंजाबी के लोकप्रिय कवियों में हैं, उनमें पाश अपने ढंग के हैं, शिव बटालवी अपने ढंग के थे, और सुरजीत पात्र अपने ढंग के हैं। सुरजीत पात्र भी बहुत लोकप्रिय कवि। सुरजीत पात्र और शिव बटालवी की लोकप्रियता में बड़ा कारण उनकी गायन रूप है। माने सुरजीत पात्र अपनी गजल खुद गाते हैं, वो जिस अंदाज से वो गजल गाते हैं वो जबरदस्त असर डालने वाली। तो इसलिए सुरजीत पात्र बहुत लोकप्रिय है, मैंने कविता से ज्यादा अपने गजलों की वजह से बहुत लोकप्रिय है। शिव बटालवी भी जब जिंदा थे, शिव बटालवी से मैं भी मिला हूँ, मैं चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में जब छात्र था, अपनी एमए वगैरह कर रहा था, तो शिव बटालवी के साथ तो हमारी मुलाकातें अक्सर रहती थी। तो शिव बटालवी लेकिन बहुत ज्यादा पीने वाले थे, बहुत ज्यादा। कुमार विकल हिंदी में हमारे बहुत पीने वाले थे, तो शिव बटालवी बहुत पीने वाले थे। और शिव बटालवी की एक बड़ी मशहूर गीत, असल में वो गीतकार थे, तो लूना महाकाव्य लिखा उन्होंने, और गीत बहुत सुंदर लिखते थे, बहुत सुंदर गाते भी थे। और एक मामले में लूना, उनका जो महाकाव्य है, बहुत प्रोग्रेसिव है। मैंने उसमें कैसे एक गरीब लड़की को एक बादशाह, मैंने बड़ी उम्र का बादशाह, अपनी उसमें जकड़ में लेके उससे शादी कर लेता है, और वो उसकी एक दुखांत को उसने लूना में रखा है। तो खैर, तो शिव बटालवी का बहुत मशहूर गीत है, असा ता जोबन रुत्ते मरना, तुर जाना असी पराए पराए, हम तो यौवन ऋतु में मरेंगे और भरे भराए इस संसार से चले जाएंगे। और ये एक शिव की अपनी एक मनोवैज्ञानिक मानसिकता भी बन गई थी। मैंने बड़ा एक अजीब कहना चाहिए कि शिव और पाश दोनों एक ही उम्र में गए। मैंने पाश की उम्र लगभग 38 साल की थी, और शिव भी 37-38 साल की उम्र में ही तो चले गए। वो अपनी ज्यादा शराब की वजह से, जैसे हमारे कुमार विकल ज्यादा शराब पीने की वजह से, लिवर वगैरह खराब होने की वजह से ये लोग गए। लेकिन हमने तुलना की है कि पाश और शिव जो है, दोनों ही यौवन में गए, लेकिन एक का आदर्श एक था, जो था क्रांति के लिए मरना, समाज के लिए मरना, मेहनत कश लोगों के लिए मरना, उनके लिए कुर्बान हो जाना। और दूसरे का था कि मैंने यौवन में ही बस मरना है। तो मैंने ये चीजें जो हैं, वो उसमें के दौर की वो सारी चीजें हैं। दौर बड़ा ही, जिसको कहना चाहिए, एक कहना चाहिए कि हमारी उम्र के लोग जब उस वक्त जवान थे, तो ये आज के दौर से बिल्कुल अलग, आज के दौर से बिल्कुल अलग था। एक बड़ा ही कहना चाहिए कि वार्म, बहुत ही कहना चाहिए कि सिनिक किस्म का सांस्कृतिक वातावरण था। भले ही स्टेट का अत्याचार होता था, लेकिन हम लोग जो है उसमें सब इतना घुले मिले थे। चंडीगढ़ में भी था जब मैं, और जालंधर वगैरह सब जाना रहता था। तो मैं असल में, मेरे ख्याल में अपने बात से थोड़ा भटक जा रहा हूँ, क्योंकि पाश के बारे में आज पहली बार मैंने 6 महीने के लॉकडाउन में, भगत सिंह की भी मेरे ख्याल में मैंने 15-20 फेसबुक लाइव किए होंगे या स्ट्रीम लाइन किए होंगे, लेकिन पाश में मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद भी थोड़ा, एक तरीके से कहना चाहिए कि भावुक होके अपने ही संस्मरणों में खोए जा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बीच में बता दीजिएगा जब आप चाहें कि मुझे थोड़ा अब बंद कर लेना चाहिए या संक्षिप्त कर देना चाहिए, तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। तो उसमें मैंने, जब पाश के साथ ये सब चीजें हो रही थी, मैं आपको फिर वहीं ले आता हूँ 1988 में,
जब मैं ज्ञान रंजन की जिक्र कर रहा था, तो ज्ञान रंजन ने पहल 13 का जैसे अंक निकाला था, तो फिर वो पहल 35, ये जो पास वाला अंक था वो पहल 35 था। तो वो मैंने उस समय, मैंने जब पास का अनुवाद करना शुरू किया, पहल के लिए तो मैंने उस वक्त 25-30 कविताएं अनुवाद करके भेज दी, लेकिन उसी वक्त मैंने लगभग कहना चाहिए कि 3-4 महीने में पूरा का पूरा पाश अनुवाद कर डाला। पाश के जो तीनों संग्रह थे, और पाश का चौथा संग्रह वो 88 में पाश की हत्या के या शहादत के थोड़े ही समय बाद लड़ांगे साथी नाम से निकाल दिया था लोगों ने, जिसमें पाश की अप्रकाशित कविताएं उसमें शामिल कर दी थी। और एक संग्रह अमरजीत चंदन ने भी अलग से पाश की कविताओं का निकाल दिया था, जिसमें पाश की कुछ अप्रकाशित कविताएं शामिल थी। फिर भी कुछ कविताएं बची रह गई थी। तो मैंने कह सकते हैं कि पाश की लगभग 200 कविताएं, 200 से कुछ कम होंगी। और पंजाबी में तो समझ लीजिए कि उसके बहुत संग्रह छपे। मैंने अलग अलग प्रकाशक, मैंने हमारी किताबें हैं और दूसरों की किताबें भी हैं, सबकी किताबें हैं, अनेक संस्करण जो है पाश भगत सिंह की जेल नोटबुक के कम से कम 25-30 संस्करण जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। और पाश की भी कविता के पंजाबी में ही एक सब तो खतरनाक नाम से पूरा एक पीडीएफ भी घूम रहा है, पूरा आजकल सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और एक संग्रह संपूर्ण कविताएं पाश नाम, जिसको हमने हिंदी में फिर संपूर्ण कविताएं पाश किया, तो पंजाबी में भी संपूर्ण कविताएं पाश नाम से एक संग्रह उनका निकला हुआ है। तीन मैंने अलग अलग नामों से लोग अपने संपादन में उसको छाप रहे हैं। एक ही सामग्री है लेकिन छाप रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने उसमें जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंच रही है तो ठीक ही बात है। लेकिन पाश बहुत अच्छा गद्य भी लिखते थे, जिसके ऊपर कम ध्यान गया है। मैंने पाश की डायरियां 71 से लेके उनकी डायरियां 82-83 तक की हैं। तो 82-83 तक की जो डायरियां हैं, तो बल्कि कहना चाहिए कि उसके बाद तक की भी डायरियां हैं। देखिए, ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिंदी की किताब है, ये वाणी प्रकाशन से 2000 ईस्वी में छपी थी, और इसका नाम है वर्तमान के रूबरू। तो उसमें पाश का चुनिंदा गद्य भी है और पाश का जिसको कहना चाहिए कि मूल्यांकन भी है। तो इसमें हिंदी के ही 20 करीब लेख जो उस वक्त पाश के ऊपर छपे थे, मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल से लेके तमाम लोगों के लेख जो थे वो उसमें शामिल किए हैं। लेकिन पाश की डायरियों के अनुवाद भी होते रहे हैं। पाश की चिट्ठियां भी बहुत हैं, पाश के पत्र भी बहुत हैं, ना तो पाश के पूरे पत्र ही आज तक एक जगह संकलित हो पाए हैं, ना ही पूरी डायरियां उनकी संकलित हो पाई हैं। अच्छा, दूसरा, वो रैशनलिज्म पे, तर्कशीलता पे बहुत लिखते थे, ब्रह्मांड के बारे में, वो साइंस को बहुत खूब अच्छी तरह समझते थे, पूरे नक्षत्र मंडल की वो व्याख्या करते थे। ऐसे लेख उनके जो तर्कशील पत्रिकाएं थी पंजाब की, उसमें छपती थी। और उन सब गद्य को इकट्ठा करके, और एक चीज आपको और बताएं, पाश के लेखन को मैंने